दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह और अगर आप भी एक डेयरी फार्मिंग बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने डेयरी फार्म को अपग्रेड करना चाहते हैं या उसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। बने रहें मेरे साथ। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम कौन सी बातों का ध्यान रखें जब हम एक डेयरी फार्म स्टार्ट करते हैं या किसी डेयरी फार्म को और अपग्रेड करने के प्रयास करते हैं, तो हम कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखें। क्योंकि कई सारे लोग हैं जो अभी इस बिज़नेस में आना चाह रहे हैं या वो इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो कुछ फंडामेंटल्स हैं, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वाई, आप इस बिज़नेस को क्यों शुरुआत करें या आप इस बिज़नेस में क्यों आएँ, इस इंडस्ट्री में क्यों आएँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी का क्षेत्र है, ये अनलिमिटेड पोटेंशियल का एरिया है जहाँ पे आपके लिए असीमित संभावनाएं हैं। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं विश्व में भारत नंबर 1 पे है मिल्क प्रोडक्शन में। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, ये सेक्टर इंडिया में ऑर्गेनाइज होता जा रहा है, वैसे वैसे ये इंडस्ट्री ग्रो करती जा रही है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, तो डेफिनेटली आपके लिए भी ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। लेकिन एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखें जब भी आप डेयरी के बिज़नेस में कदम रखें, डेयरी बिज़नेस में कदम रखें, कि ये सिंपल है लेकिन आसान नहीं है। यहाँ भी आपको हार्ड वर्क करना होगा। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखें कि यहाँ कोई भी काम आसान नहीं है, मेहनत आपको करनी होगी। रिवार्ड्स हैं लेकिन उसके साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि कई सारे लोग ये सोचते हैं कि बस मैं डेयरी फार्म को स्टार्ट कर दूंगा, इन्वेस्टमेंट कर दूंगा और उसके बाद ये अपने आप चलने लगेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। जैसे दूसरे बिजनेसेस होते हैं उसी तरीके से यहाँ भी मेहनत लगेगी, यहाँ भी ढेर सारा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो हमेशा दिमाग में क्या रखें कि इट्स सिंपल बट नॉट ईजी। यहाँ पे सफलता मिलेगी लेकिन हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो पहला तो आप अपने वाई को क्लियर कर लें कि आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं। बहुत अच्छे से सोच के आप इस बिज़नेस में आ जाएं, डेफिनेटली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नंबर 2 पे बात आती है ट्रेनिंग कहाँ से लें। क्योंकि इस बिज़नेस को जब आप सीख के करेंगे, कुछ आप ट्रेनिंग लेकर आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ेंगे, तो आपकी जो पॉसिबिलिटी है किसी भी लॉस की वो मिनिमाइज होती चली जाएगी, रिस्क आपकी कम होती चली जाएगी। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि कभी भी आप इस बिज़नेस में आएँ तो एटलीस्ट 3 मंथ्स का टाइम दें आप रिसर्च वर्क के लिए, अपना उसको समझने के लिए। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो आपको कहाँ से ट्रेनिंग मिल सकती है, उसके लिए हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में केवीकेज हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं। आप एनडीडीबी से ट्रेनिंग ले सकते हैं, आप मिल्क कोऑपरेटिव से ट्रेनिंग ले सकते हैं, आप एनडीआरआई करनाल से ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट आप 3 मंथ्स का टाइम दें। वहाँ प्रॉपरली आप किसी का 15 डेज़ की ट्रेनिंग होती है, कहीं 7 डेज़ की होती है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप उससे भी ज़्यादा और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देख लें। और उसके बाद कम से कम आप 7-8 दिन एक प्रोग्रेसिव डेयरी फार्म पे गुजारें और वहाँ देखें कि एक्चुअली वहाँ क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और किस तरीके से वो उसको ओवरकम करता है। क्योंकि हो सकता है आपके दिमाग में ढेर सारे डाउट्स हों, तो इस 3 महीने के कोर्स में क्या होगा कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे और ढेर सारी चीज़ें आपको पता चलती जाएंगी। और क्योंकि आपको कौन सी ब्रीड रखनी है, उनकी फीडिंग कैसे करनी है, उनका मैनेजमेंट कैसे करना है, उनको रोगों से कैसे बचाना है, आपको डीवर्मिंग कब करानी है, ये सारी चीज़ें जब तक आपको पता नहीं चलेगा, रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। क्योंकि मैं देखता हूँ फार्मर्स बहुत सारे डेयरी फार्म स्टार्ट करते हैं और वो उनको पता नहीं चलता कि भाई कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ लॉस हो रहा है और हमारे खर्चों को किस तरीके से कम रख सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग, क्योंकि जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे, तो आप प्रॉपर पहले ट्रेनिंग लें और उसके बाद ही इसकी शुरुआत करें। नंबर 3 पे बात आती है कि आप जो भी करने जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट को कहाँ सेल करेंगे। तो एक मार्केट रिसर्च जरूर कर लें कि आपका, सबसे पहले तो आप ये देख लें कि आप क्या करने जा रहे हैं, आपका प्रोडक्ट क्या होगा। क्या आप रॉ मिल्क सेल करेंगे या आप प्रोसेस्ड मिल्क सेल करेंगे या आप मिल्क प्रोडक्ट्स में एंटर कर जाएंगे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरा मार्केट कहाँ अवेलेबल है। तो इसके लिए तो बेहतरीन ये है कि, क्योंकि अभी मैं जैसा आपको बता रहा हूँ, जैसे जैसे लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है लोगों की, लोग हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं,
तो वो हेल्दी प्रोडक्ट्स को चूज़ कर रहे हैं अपने कंजम्पशन के लिए। तो मिल्क भी या मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स भी एक ऐसी चीज़ है जो लोग प्रेफर कर रहे हैं, अभी काफ़ी ट्रेंड में आता जा रहा है। तो इसकी बहुत आसान है, बस आपको ये देखना है कि ऑलरेडी मुझे कहाँ तक कौन से मार्केट को कैटर करना है, कौन कौन से चैनल्स हैं जहाँ जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर आप रॉ मिल्क में हैं तो आप मिल्क कोऑपरेटिव्स को जो गांव-गांव में हैं वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे करके आप प्रोसेस मिल्क में जा सकते हैं, अपना ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। अपना ब्रांड बनाने के साथ साथ आप मिल्क के साथ साथ आप मिल्क प्रोडक्ट्स में भी जा सकते हैं। अब चीज़ है, घी है, या बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो धीरे धीरे करके आप अपने एक्सपेंशन करते रहें, और लेकिन आपको प्लानिंग पहले करनी पड़ेगी कि आपके कस्टमर कौन होंगे। तो इस पे आप थोड़ी सी रिसर्च कर लें। उसके बाद आता है लोकेशन, हम कहाँ पे ये डेयरी बिजनेस स्टार्ट करें, डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करें। अगर आपकी ऑलरेडी आप कुछ 5-7 पशु से, जैसे कि किसानों के पास ऑलरेडी होते हैं और वो कर रहे हैं, तो अगर उसको एक्सपांड करना चाहते हैं तो कोई आप अपने पास सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कुछ इस्टेब्लिशमेंट है, और नई जगह अगर हम इस्टेब्लिश करेंगे तो हमारा ढेर सारा खर्चा होगा। तो वहीं पे मॉडर्नाइज करें और वहीं पे एक्सप्लोर करें कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और अगर आप नया डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। नंबर 1, आप वहाँ देखें कि लेबर अवेलेबल है कि नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं कर पाएंगे, आप ध्यान देना होगा, मैनेजमेंट आपका होगा, लेकिन लेबर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपको वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होनी चाहिए, वाटर सप्लाई होनी चाहिए, और एक आसपास कहीं भी वेटरनरी हॉस्पिटल ज़रूर होना चाहिए जहाँ पे आप एआई है या अपने एनिमल्स का ट्रीटमेंट है वो आप करवा सकें। तो ये ज़रूर से देख लें। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि वहाँ पे ग्रीन फॉडर अवेलेबिलिटी क्या है, क्योंकि ग्रीन फॉडर या हरा चारा जो है वो आपको बहुत सारा लगने वाला वहाँ पे उनकी फीडिंग के लिए। तो ग्रीन फॉडर अवेलेबिलिटी, अगर ग्रीन फॉडर अवेलेबिलिटी प्रॉपर नहीं है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप साइलेज बनाते हैं या आप पशुओं का अचार बनाते हैं तो उसके लिए भी आपको एक सीज़न में ग्रीन फॉडर की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप देख लें जहाँ पे आप ज़मीन अवेलेबल हो, आप लीज़ पे ज़मीन ले सकें अगर बड़े स्केल पे आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है कि आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया और वहाँ शेड प्रॉपर आप बनाने जा रहे हैं, तो शेड के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं उनकी हाउसिंग के बारे में बात करूंगा तो ये वीडियो शायद बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं अलग से बात करूंगा। तो उसके पहले मैं बताता हूँ कि अगर आप कोई फार्म स्टार्ट कर रहे हैं, डेयरी फार्म, और वहाँ पे आपको 50 एनिमल का डेयरी फार्म है, 100 एनिमल्स का डेयरी फार्म आप स्टार्ट कर रहे हैं, या 20 का है, जो भी है, तो हमेशा छोटे स्केल से स्टार्ट करें। आप एकदम से बहुत सारे एनिमल्स परचेज करके ना लाएं, आप थोड़े थोड़े कुछ एनिमल्स को परचेज करें और इंडक्ट करते जाएं, और उसका एक प्रॉपर आप प्लान बना लें कि सपोज आपको 50 एनिमल्स रखने हैं तो आप 5-5, 10-10 एनिमल्स के ग्रुप में एनिमल्स परचेज करें, क्योंकि इस फील्ड में बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस या गलत प्रैक्टिसेस चल रही हैं। फार्मर्स को पता नहीं लगता, कई बार पहली बार जब बाज़ार में जाता है एनिमल परचेज करने तो उसको पता नहीं लगता कि इसमें क्या उसके साथ धोखा हो सकता है। तो हमेशा क्या करें कि आप एक प्लान बनाएं, और वो प्लान बनाएं आप इधर अक्टूबर से मार्च अप्रैल तक का एक प्लान बनाएं, और इस पीरियड में आप इंडक्ट करते जाएं, एनिमल्स को इंडक्ट करते जाएं। जो भी आपने प्लान, आपका जो प्रोजेक्ट बोलता है, आप धीरे धीरे करके उनको इंडक्ट करते जाएं, और इस ड्यूरेशन में, क्योंकि इस ड्यूरेशन में थोड़ा सा एनिमल्स जो होते हैं वो थोड़ा स्ट्रेस में कम होते हैं और ईजी होता है हमारे लिए, और उनके लिए भी थोड़ा सा अनुकूलन ईजी होता है, एडाप्टेशन थोड़ा सा आसान होता है। तो हमेशा ध्यान रखें, इंडक्शन धीरे धीरे स्टार्ट करें, छोटे से स्टार्ट करें, और फिर धीरे धीरे एक एक कदम करके उसको बढ़ाते जाएं। फिर उसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स। आप किस तरीके से फार्म कितना बड़ा स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको कितना उसमें फंड्स की आवश्यकता होगी, ये सारा वर्कआउट करने के बाद फंड्स अरेंज कैसे करना है। तो हमेशा इसका एक रूल आप याद रखें, फंड चाहे आपको नाबार्ड से मिलें, बैंक से मिलें, या कुछ भी कहीं से भी आप लें, या अपने खुद के भी यूज़ करें, तो आप मिनिमम लोन अमाउंट रखें। आप कोशिश करें कि, क्योंकि आप अगर इंटरेस्ट ज़्यादा देंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती चली जाएगी। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कम से स्टार्ट करें, छोटे से स्टार्ट करें, वहाँ से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाएं, और फिर उसको फेज़ वाइज धीरे धीरे आप उसको बढ़ाते जाएं।
और कभी भी कई लोगों को मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि वहाँ से हमें सब्सिडी मिल रही है तो इसलिए हम डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सोच के कभी भी स्टार्ट नहीं करें। आपको वो सब्सिडी मिल रही है, वो एक फैसिलिटी है, और लेकिन उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें और धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ाते जाएं, सीखते जाएं। और एक और जो मैं देख रहा हूँ, जो बड़े बड़े फार्म जो आजकल आ रहे हैं और वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, वो गलती ये है कि वो जब फार्म को प्रोजेक्ट बनाते हैं या वहाँ पे जब इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो हाउसिंग पे या शेड पे या ऑटोमेशन पे बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं। और बाद में होता क्या है कि एनिमल्स के को परचेज करने के लिए उनके पास बहुत कम फंड्स बचते हैं, पैसे बचते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो, आपको भी पता है कि हमें अल्टीमेटली जो जो इनकम आनी है वो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट से आनी है। और वो कहाँ से आने हैं? वो जो पशु, जो हमने मिल्किंग जो एनिमल्स रखे हुए हैं वहाँ से आना है। तो आपका पूरा फोकस मिल्किंग एनिमल्स पे होना चाहिए और उनके मिनिमम कंफर्ट पे होना चाहिए कि हम किस तरीके से इनको कंफर्टेबल रख सकते हैं। इनिशियली बहुत ज़्यादा शेड पे खर्चा ना करें और बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जैसे जैसे आपको समझ आती जाएगी, आप सीखते जाएंगे, आपका फार्म बढ़ता जाएगा, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। आप उसके बाद आपको जो भी करना है, आपको वहाँ प्रोसेसिंग प्लांट लगाना है या उसके बाद और भी कुछ करना है, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बार आप स्टैंड कर जाएं, एक बार आप ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस कर जाएं, एक बार आप अच्छे से इंडस्ट्री को समझ जाएं, उसके बाद ही ऐसे कदम उठाएं। दोस्तों, उसके बाद जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया था और ये मेरा लास्ट पॉइंट है, तो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि फ्यूचर प्लान्स हमेशा बना के चलें। जैसा मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं, असीमित संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में, असीमित संभावनाएं। तो आपको हमेशा, जब भी आप एक प्रॉपर बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें आप फ्यूचर प्लान्स लेके चलें कि मैं कुछ सालों बाद मैं इसमें प्रोसेसिंग में उतरूँगा, या मैं मिल्क प्रोडक्ट से स्टार्ट करूँगा, या मैं साइलेज की मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दूँगा, या मैं फीड मैन्युफैक्चरिंग में चला जाऊँगा। तो मतलब क्योंकि काफ़ी सारे इससे बिज़नेस जुड़े हुए हैं। ये मिल्क जो दिख रहा है ना, इसके पीछे बहुत सारा, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आप हमेशा फ्यूचर प्लान्स लेके चलें और एक बात याद रखें, सोचें बड़ा, छोटे कदम उठाएं और डटे रहें। थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल, और फिर कमिटमेंट के साथ डटे रहें। सफलता आपके कदम चूमेगी, 100% आप सफल हो जाएंगे मेरे दोस्त। और शुभकामनाओं के साथ मैं यहीं ख़त्म करूंगा। हाँ, लेकिन सबसे ज़रूरी बात, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको ढेर सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं और हम सब मिलकर एक सफल डेयरी बिजनेस का निर्माण करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग कर सकते हैं। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।